कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल में आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मैं श्रीमती अर्चना तिवारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरारी, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। भूमि संसाधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है मृदा संसाधन। भू संसाधन का एक महत्वपूर्ण अंश है। मृदा का निर्माण चट्टानों के विघटन से होता है। विघटन अर्थात टूटने से। इसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। एक दो दिन में, एक वर्ष में, 2 वर्ष में इसका निर्माण नहीं होता है। लाखों वर्षों तक चट्टानें विघटित होते रहती हैं और वहीं पर विघटित होकर मृदा में मिलते रहती हैं और जिससे उसका निर्माण होता है। मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती हैं। जो भी वनस्पतियाँ उगती हैं मृदा में ही उगती हैं, मृदा से ही अपना पोषण प्राप्त करती हैं। मृदा से ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ति, खप्पर आदि बनाए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। भूगोल की भाषा में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं भू-आकृति, वनस्पति, शैल, पवन, तापमान। मृदा अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो उसके कारण क्या क्या है? भू-आकृति है, वनस्पति है, शैल, पवन, तापमान। जिस प्रकार की भू-आकृति होगी, भू-आकृति मतलब भूमि की बनावट। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो वहाँ पर सब जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग प्रकार के शैल पाए जाते हैं। पवन भी अलग अलग प्रकार से चलती है, कहीं पर बहुत तीव्र गति से पवन चलती है, कहीं पर कम, कहीं और तापमान भी सब जगह अलग अलग ही होता है। इस प्रकार से ये सब सारे कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका या मिट्टी की परतें। भूगर्भ में मिट्टी कई परतों में बिछी होती हैं। मृदा के इस क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। भूगर्भ के अंदर मिट्टी की अलग अलग परतें पाई जाती हैं और ये क्षैतिज रूप से या आड़े रूप में रहती हैं, मिलती हैं हमको, तो उसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उसके 3 परतों को हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। पहला है जैविक परत, दूसरा है खनिज परत और तीसरा है आधारी परत या आधारी चट्टानी परत। यहाँ पर चित्र के द्वारा भी मैं बताने की कोशिश की हूँ। ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। इसको आप सभी अपने कॉपी में बनाएंगे। बुक में भी चित्र से एग्ज़ाम के समय चित्र सहित वर्णन करने के लिए भी आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम जैविक परत। यह सबसे ऊपरी परत होती है। जैविक परत जो होती है ये है जो जैविक परत सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें O एवं A परत दोनों शामिल होते हैं। मिट्टी की जो परतों के अलग अलग नाम है ना, O, A, E, B, C, R, ये सारी परतों के नाम जो है उसमें से जो जैविक परत है उसमें A, O और A परत शामिल होते हैं। O परत में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अपघटित अंश मिलते हैं। अपघटित मतलब जब वो नष्ट हो जाते हैं उसके बाद उनके अंश वहीं पर भूमि में मिल जाते हैं, तो ये अपघटित अंश इस परत में पाए जाते हैं और इसलिए इसमें जिसे ह्यूमस कहते हैं या ये उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसमें इसके नीचे A परत होती है, O परत के नीचे A परत होती है और A परत में O परत का अधिक प्रभाव होता है। मतलब दोनों आसपास ही होते हैं, तो A परत में O परत का प्रभाव होता है। जिस प्रकार के सिम्टम O परत में पाए जाते हैं उसी प्रकार के A परत में भी पाए जाते हैं। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जीव जंतुओं के अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष, ताकि यहाँ की जमीन जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। जैविक परत की मोटाई अलग अलग होती है। हर जगह जैविक परत की मोटाई एक समान नहीं होती है, अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई अधिक होती है। जहाँ पर नदी घाटी के तट पर
नदियाँ अपने साथ अवसाद लाकर वहाँ पर जमा करती जाती हैं, तो वहाँ पर उसकी मोटाई ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मोटी होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियाँ उगती हैं। जैविक परत पर ही हम कृषि कार्य करते हैं, वनस्पतियाँ उगती हैं और हम निवास भी वहीं पर करते हैं। यह परत मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी परत पर अपक्षय, अपरदन आदि का प्रभाव पड़ता है। इसी परत पर ही चट्टानों का टूटना होता है या मृदा का टूटना होता है, और टूटने के बाद अपरदन होता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाने की जो प्रक्रिया होती है वो अपरदन कहलाती है। तो ये इसी परत पर अपक्षय अपरदन का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है खनिज परत। यह बीज की परत होती है। इस परत को हम बी परत भी कहते हैं। यह खनिज परत होती है और इसमें जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है, जीव जंतुओं के अवशेष कम पाए जाते हैं। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पेड़ों की जड़ें पहुंचती हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इस परत में पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, उनकी जड़ें पहुंचती हैं, उन पेड़ों की जड़ें पहुंचती हैं जो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। 100 साल तक, 50 साल तक जो पेड़ या हजारों वर्ष तक जो पेड़ जीवित रहते हैं, उन पेड़ों की जड़ें इस खनिज परत तक पहुंचती हैं, बड़ी होती हैं जिनकी जड़ें। इसके बाद है आधारी परत। सबसे निचली परत होती है। इस परत में सी और आर परत सम्मिलित होते हैं। आर परत आधारी परत होती है। चट्टानी आधारी चट्टानी परत होती है, इसमें चट्टान पाए जाते हैं। आर परत के विखंडन से सी परत का निर्माण होता है। आर परत के जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो विखंडित होते हैं, टूटते हैं, तो फिर सी परत का उससे निर्माण होता है। इस प्रकार ये आधारी चट्टानी परत सबसे निचली परत होती है। आगे हम पढ़ेंगे भारत में मृदा का वितरण। भारत में किस किस प्रकार की मृदा और कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा और पांचवा है मरुस्थलीय रेतीली मृदा। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। भारत में इस मृदा का विस्तृत फैलाव है। सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। यह कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। इसकी पहचान आयु के आधार पर होती है। जलोढ़ मृदा की पहचान कौन सी मृदा किस प्रकार की मृदा है ये जलोढ़, ये हम उसके आयु के आधार पर करते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, बांगर एवं खादर, दो नाम है। बांगर पुरानी मृदा होती है और खादर नई मृदा होती है। बांगर पुरानी मृदा में मृदा के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं और ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है। खादर मृदा में बहुत बारीक महीन कण पाए जाते हैं और ये उपजाऊ होती है। फिर है काली मृदा। भारत के पश्चिम प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। काली मृदा नाम से लग रहा है काली, अर्थात इसका रंग भी काला होगा। यह कपास, गेहूं आदि के कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये बात आपको बच्चे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कपास और गेहूं की कृषि के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। यह मृदा लावा से बनी होती है। जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है उससे इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में बहुत ही महीन कण पाए जाते हैं और इस मृदा को रेगर मृदा भी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद है लाल पीली मृदा। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मृदा की अधिकता है। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इसमें जो लाल रंग होता है, लाल पीली मिट्टी नाम है तो उसमें लाल मिट्टी हो गई और पीली मिट्टी होगी। तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो रवेदार
दानेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु का जो प्रसार होता है, उसमें जो पाया जाता है, उससे इस लाल रंग के मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका पीला रंग जो होता है, इसमें जल मिल जाने के कारण जो लाल रवेदार आग्नेय चट्टानों से मिली हुई लाल मिट्टी होती है, उसमें अगर जल मिल जाता है तो पीली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर भारत का नक्शा है। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार की मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर में दिख रहे हैं कि वन मृदा है। वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में, वनीय क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। और उसके बाद है जलोढ़ मृदा, ये बहुत उपजाऊ होती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? ये हरियाणा दिख रहा है, यहाँ पर दिल्ली साइड क्षेत्र, पूरा गुजरात का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये वाला क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड का क्षेत्र, और ये नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र, और इस साइड अरुणाचल प्रदेश, आसाम का क्षेत्र, यहाँ पर पूरा मेघालय, आसाम, ये सारे क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। फिर है काली मृदा। काली मृदा ये इधर दिख रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और बाकी जगह में भी पाई जाती है। इधर गुजरात के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इस प्रकार ये काली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा बहुत थोड़ी मात्रा में भारत देश में पाई जाती है, कहीं कहीं पर। इधर पर दिख रहा है उड़ीसा में, इधर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, इधर पर भी दिख रहा है आसाम के आसपास क्षेत्र में, इधर मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है जहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इधर कर्नाटक में दिख रहा है, इधर पर महाराष्ट्र, इधर केरल के आसपास इन क्षेत्रों पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। शुष्क मृदा, शुष्क जैसे नाम से लगता है, सूखी, ड्राई होगा एकदम। इस प्रकार की मृदा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर दिख रहा है इथार के मरुस्थल के आसपास, हम गुजरात में भी कच्छ के रण के आसपास हम इस प्रकार का मान सकते हैं, इस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। इस प्रकार ये भारत में मृदा का वितरण मानचित्र के माध्यम से बताया गया है। अंतिम में हम देखेंगे वन मृदा। वन मृदा हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। अभी हम मानचित्र में देखें, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर बताइए कि इसमें ह्यूमस की मात्रा क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहाँ तो वनीय क्षेत्र है, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा क्यों नहीं पाई जाती है? वन और जीव जंतु सभी के अवशेष वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, जब वहाँ पर बारिश होती है तो बारिश के दिनों में ये सारे जो ह्यूमस होती है, वो उपजाऊपन होती है, वो मिट्टी का सारा उपजाऊपन बहकर नीचे नदी घाटी में या पहाड़ की घाटी में आकर जमा हो जाता है। तो जो ऊपर की जो उपजाऊ भूमि होती है वो बहकर नीचे आ जाती है। इस कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती। नदी घाटी में ये सिल्टदार होती है, मतलब नदी घाटी के पास ये सिल्टदार होती है, मतलब बारीक कणों के रूप में होती है। ऊपरी ढालों पर मोटे मोटे कण इसमें पाए जाते हैं। ऊपर में जितने बारीक कण होते हैं वो बहकर नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर में केवल मोटे कण ही बचते हैं। नदी घाटी के निचली क्षेत्रों में क्या होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है। नदी घाटी का जो निचली क्षेत्र होता है उसमें मिट्टी उपजाऊ होती है। इस प्रकार यहाँ पर वन के प्रकार, वन मृदा, जितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं वो मृदा के प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद है भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण। अब यहाँ पर हम देखेंगे भूमि का निम्नीकरण क्या है। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो उसे हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की उपजाऊपन कितना है, क्या है, उसकी क्षमता पहले जितनी थी उतनी जब नहीं रह जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ का यहाँ पर मैं वर्णन कर रही हूँ। तो पहला है, बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए और वह कृषि या चराई योग्य नहीं रहे
तो वह भूमि निम्नीकृत भूमि कहलाती है। जब कहीं पर बाढ़ आता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ अपने साथ जितने भी अवसाद हैं उसको बहाकर लाती हैं। तो बाहर दूर से जो खराब चीज़ें उसको लाकर, अगर जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है और चराई क्षेत्र है वहाँ पर आकर पानी जम जाता है, तो पानी तो बाद में बह जाता है, लेकिन वो जिसको लेके आया है अवसाद, जो मलबा है, उसका निक्षेप वहाँ पर हो जाता है, जिससे क्या होता है, वह भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, ना चराई योग्य होती है, इसलिए वो भूमि निम्नीकृत हो जाती है, बिना काम की हो जाती है। दूसरा है सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि हल चलाने पर वहाँ की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है। तो सूखे क्षेत्र में, जहाँ पर ड्राई एरिया है, सूखा क्षेत्र है, या ढलुआ क्षेत्र है जहाँ पर ढलान ज़्यादा है, उन प्रदेशों की भूमि जब कृषि कार्य के लिए किसान हल चलाता है, हल चलाने के बाद अगर तो जो मिट्टी होती, महीन मिट्टी हल से ऊपर आ जाती है, उससे क्या होता है, जो मिट्टी हवा चलती है तो हवा के साथ साथ जो महीन मिट्टी होती है वो उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ पर मोटी मिट्टियाँ जो होती है, मोटे रवेदार मिट्टियाँ वहाँ पर बच जाती हैं, तो जिससे क्या होता है, वहाँ की भूमि निम्नीकृत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगला देखेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई करने से नीचे का लवण पदार्थ पानी के साथ ऊपर उठकर मिट्टी के ऊपर जम जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लवण, जो मिट्टी होती है उसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जो पानी होता है, पानी में जो भाप, जितना भाप बन सकता है वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, और जो नमक वाला, लवण वाला पदार्थ होता है वो वहीं पर रुक जाता है और मिट्टी को लवण युक्त बना देता है। अब हम कृषि कार्य के लिए उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से क्या होता है, उन मिट्टियों पे जमा लवण जो होता है वो पानी के साथ मिलकर ऊपर उठ जाता है और मिट्टी की जो परत होती है उसके ऊपर में जम जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी क्या होती है, निम्नीकृत हो जाती है। खनिजों का खनन करते समय ऊपर को हटाकर नीचे से खनिज निकालते हैं और ऊपर के भाग को चारों तरफ फेंक देते हैं। खनिज का खनन करते हैं। खनिज कहाँ प्राप्त होता है, भूमि के अंदर। भूमि के अंदर खनिज निकालने के लिए जो खनन कार्य करते हैं, तो जो ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र या वनी क्षेत्र होता है उसको काटते हैं। काटने के बाद उसको आसपास में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे, और उसके बाद खनिज निकालते हैं। खनिज निकालने के बाद भी उसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में केवल ऊपर का जो पथरीली क्षेत्र होता है, पथरीली भाग होता है, मिट्टी या पत्थर या पेड़ पौधे के अवशेष, वो सारे आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, जो वहाँ की भूमि को अनुपजाऊ कर देते हैं, निम्नीकृत कर देते हैं। सीमेंट उद्योग के आसपास की भूमि। सीमेंट उद्योग, सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। चूने के पत्थर को घिसकर चूर्ण बनाया जाता है और उसको सीमेंट उद्योग के लिए उसको सीमेंट में मिलाया जाता है। उससे क्या होता है, उसको चूर्ण जो आसपास की, और सीमेंट का चूर्ण होता है वो आसपास की जो भूमि होती है वहाँ क्षेत्र में वो फैल जाती है और उसकी भूमि में जम जाती है। जो सीमेंट के आसपास की भूमि जम जाने से वहाँ की जो भूमि होती है वो क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, निम्नीकृत हो जाती है, जो हमारे काम की नहीं होती है। भारत में लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। बहुत सारी भूमि, 13 से 19 करोड़ भूमि निम्नीकृत, किसी न किसी कारण से निम्नीकृत हो चुकी है। भारत के 47,84,000 हेक्टेयर भूमि और हमारे राज्य की 35% भूमि निम्नीकृत से प्रभावित है। अब हम आगे देखेंगे भूमि का निम्नीकरण और गरीबी। निम्नीकरण और गरीबी का क्या संबंध है, हम यहाँ पर जानेंगे। अधिकांश गरीब समुदाय ही खेती एवं पशुपालन पर आश्रित है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि खेती कौन करता है, हमेशा सिर्फ खेती पर डिपेंड कौन रहता है, पशुपालन पर एक गरीब समुदाय। बाकी के पास अगर पैसा है तो वो दूसरे कार्यों में भी संलग्न होते हैं। संसाधन के अभाव से निम्नीकृत भूमि का दोहन करते हैं। उनके पास संसाधन का अभाव होता है, पैसे की कमी होती है, जिसके कारण अगर उनकी भूमि निम्नीकृत हो जाती है तो उसको उन लोग सुधार नहीं सकते हैं, उसी भूमि का उन लोग उपयोग करते रहते हैं। अपनी ज़मीन के संवर्धन के लिए उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास आर्थिक कमजोरी होती है, अर्थ की कमी होती है। इस कारण से वो अपने ज़मीन को सुधारने के लिए, संवर्धन अर्थात
उसको सुधारना, ठीक करने के लिए उपाय नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार गरीब समुदाय भूमि निम्नीकरण के कारण कम उत्पादन प्राप्त कर और गरीब बन जाता है। और इस प्रकार जो होता है, वो जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब समुदाय होता है, समाज होता है, वो खेती तो करता है, लेकिन किसमें करता है? उस निम्नीकृत भूमि पर। निम्नीकृत भूमि जो काम की नहीं है या थोड़ा कम काम की हो गई है, उस भूमि पर फिर से कृषि कार्य करता है, तो उसमें क्या होता है? उत्पादन कम होता है, और कम होने के कारण उत्पादन कम प्राप्त करता है, तो उसकी गरीबी और भी बढ़ते जाती है। अब हम अगला देखेंगे भूमि का प्रबंधन। किस प्रकार भूमि को प्रबंधन किया जाए ताकि भूमि को कम, जितनी भूमि है उतने से अधिक उत्पादन अपने को प्राप्त हो सके। भूमि एक स्थिर संसाधन है, भूमि स्थिर है, भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते, चाहे हमारे देश की भूमि है, चाहे हमारे राज्य की भूमि है, जितनी भूमि है उतने भूमि में ही हमको काम करना है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उसको भूमि एक स्थिर संसाधन कहा जाता है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि से भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि लेकिन लगातार हो रही है और उससे भूमि पर उसका भार बढ़ते जा रहा है। एक जमीन के टुकड़े में पहले अगर 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति उसमें अपना भरण पोषण करते थे, तो उतने भूमि पर ही अब 8 से 12 लोग उसमें अपना भरण पोषण करते हैं, तो इससे भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। अतः भूमि का प्रबंधन एवं उचित प्रयोग आवश्यक है। इसलिए भूमि का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है कि उसका सही तरीके से हम किस प्रकार से उपयोग करें ताकि उतने ही भूमि पर हमको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। उसमें भूमि का प्रबंधन के आवश्यक कदम, क्या क्या कदम हमको उठाने चाहिए। पहला है नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगर एवं गांव, जनसंख्या के वृद्धि के कारण गांव का भी विकास हो रहा है, गांव भी बढ़ रहे हैं और नगर भी बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, नगर के अंदर को छोड़कर गांव के आसपास जाकर नगर बसाने लगे हैं और बीच की भूमि खाली छूट जाती है। इससे जो कृषि भूमि है, गांव की जो कृषि भूमि है, उसका नगर के लिए उपयोग होने लगा है। तो अगर हम नगर का नियोजित विकास करें, गांव का नियोजित ढंग से, एक प्लानिंग से हम विकास करें, तो हमारे भूमि का सही उपयोग हो सकता है। दूसरा है बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि किसे कहेंगे? जो किसी काम की नहीं होती, बहुत समय तक अगर उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भूमि बंजर हो जाती है और उपजाऊ, लगातार उपयोग करते करते भी कुछ भूमि बंजर होती है, तो उसमें कृषि कार्य नहीं करते हैं या कोई उपयोग नहीं होते रहता है, तो उस बंजर भूमि का या तो नगर गांव बसाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर उस पर सिंचाई की सुविधा करके या खादों का उपयोग करके इसको भी, बंजर भूमि को भी कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है, जिससे कि हमको जनसंख्या का भार कम पड़ेगा। तीसरा है प्रतिभूमि का उपयोग। प्रतिभूमि का उपयोग, प्रतिभूमि वो 2 प्रकार की प्रतिभूमि होती है, एक पुरानी प्रति, एक नई प्रति। तो पुरानी प्रतिभूमि वो नई प्रतिभूमि होती है, उसको हम 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर कृषि कार्य नहीं करते। कुछ वर्षों तक लगातार कृषि कार्य करते करते वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो उस भूमि को छोड़कर 1 आध वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, और जिससे उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद उसमें कृषि कार्य किया जाता है। लेकिन कुछ प्रतिभूमि ऐसी होती है जिसमें एक बार छोड़ने के बाद किसान उसका उपयोग नहीं करता है और वो लगातार नहीं उपयोग करने के कारण वो बंजर हो जाती है। तो उस प्रकार की प्रतिभूमि का भी पुनः उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है। सिंचाई की सुविधाएं और रासायनिक खाद, अच्छे बीजों का उपयोग करके इस प्रतिभूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला है वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन का संरक्षण करना आवश्यक है। भारत देश में किसी भी देश में जनसंख्या के जितने भी क्षेत्र है उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। भारत में भी हमारा जो क्षेत्रफल जितना है उसके 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन केवल 23% भाग पर वन है। तो वन का संरक्षण करना चाहिए और वन रोपण और भी वन लगाने से भी हम भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं। घर के आसपास की भूमि का उपयोग। घर के आसपास बहुत सारी खाली पड़ी जमीन होती है, उस भूमि पर भी वन का पेड़ पौधों का रोपण करके और कुछ फूल आदि के या बाग बगीचा आदि बनाकर भी आसपास की भूमि का उपयोग किया जा सकता है और उस भूमि का प्रबंधन किया जा सकता है। मृदाक्षरण का रोकथाम। मृदाक्षरण मतलब
मृदा का टूटना, खराब होना, एक स्थान से हट के दूसरे स्थान में चले जाना। तो मृदा का क्षरण, उसको रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। जैसे नदी के किनारों में अगर मृदा का क्षरण कैसे होता है, अपर्दन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आसपास की उसके दोनों साइड में, दोनों किनारों पर वृक्षारोपण नहीं होता है, वृक्ष नहीं होते हैं। वृक्ष मृदा को बांध कर रखती है और वृक्ष नहीं होने के कारण क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है। उसी प्रकार खेतों में, खेतों के मेड़ों पर भी हमको वृक्ष लगाने चाहिए और जिससे मृदा के क्षरण को हम रोक सकते हैं। इस प्रकार मृदा क्षरण के रोकथाम से भी हम भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मृदा संसाधन और जितने भी प्रश्न आने लायक थे वो सभी को मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज कवर कर ली हूँ। जैसा मैं यहाँ पर बताई हूँ उसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, कॉपी में लिखेंगे तभी आपको याद होगा। और पॉइंट वाइज जिस प्रकार से मैं बताई हूँ वैसे ही आपको लिखना है। लिखने से याद भी होता है और आपके दिमाग में भी बैठता है। जब आप थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो ये हमारा मृदा संसाधन यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।